लाल सलाम दोस्तों। सबसे पहले तमाम दूर दराज से आए हुए तलबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन 2 दिनों में हम काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारा जो पहला सेशन था जिसमें हमने तालीम के तबकाती तनाज़ुर को समझने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से तालीम की जो निजी और सरकारी तकसीम है वो तबकाती तदाद को बढ़ाती है और समाज के अंदर तबकाती परतों को परवान चढ़ाती है। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम, जैसा कि उमर भाई बता चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो तुलबा तहरीक की तारीख है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने तुलबा यूनियन नहीं देखी, तुलबा यूनियन बैन हो चुकी थी, तो हम वो सियासत नहीं जानते, लेकिन हम तारीख से रहनुमाई के लिए तारीख को ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम उसी तनाज़ुर में पाकिस्तान के बनने के बाद यानी कि आफ्टर पार्टीशन तुलबा सियासत में क्या उतार चढ़ाव रहे और उसमें NSF का क्या क्या रोल रहा, कहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि आज भी हमने एक उसका ट्रेलर देखा कि इस तरह की कैसी कैसी दर्दनाक अज़ियतें हमने देखी, उस हिस्ट्री को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप भी जानते हैं और हम भी ये बात बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है। ये नीम सरमायादाराना, नीम जागीरदाराना और हम इसको काफ़ी हद तक नीम नौ आबादियाती मुल्क कह सकते हैं। इसीलिए NSF पाकिस्तान की वो वाहिद तुलबा तंजीम है जो पाकिस्तान के मजदूर, किसान, खवातीन और तमाम पिसे हुए तबकात को मुनज़्ज़म करती है, उनकी एक ताकत बनाना चाहती है और उस ताकत से पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुआशरा देखना चाहती है। जैसे ही तकसीम होती है तो मुहाजिरों की एक बड़ी तादाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बसाई जाती है, रुपोश होती है। हम देखते हैं कि ये वो हालात थे जब पाकिस्तान शदीद मुआशी क्राइसिस का सामना था पाकिस्तान को, और बहुत सारे इस तरह के क्राइसिस हम देख रहे थे। और इन्हीं क्राइसिस में जो एक बड़ा क्राइसिस था वो तालीम का क्राइसिस था। हम देख रहे हैं कि 1950s में कराची के मुख्तलिफ एक तो तालीमी इदारे कम थे और जो थे उनके साथ हॉस्टल ना होने के बराबर थे, और जो तालीमी इदारे मौजूद थे उनमें फीसें बहुत ज़्यादा थी। तो उसी दौरान डाउ मेडिकल कॉलेज के कुछ तलबा जो मिल के DSF की बुनियाद रखते हैं। मैं एक बात बताता चलूँ कि DSF डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन ही NSF की पेशरो तंजीम है, जो कि जिसका ज़्यादातर जो फोकस था तलबा मसाइल के गिर्द था, लेकिन इसका दौरानिया बहुत मुख्तसर था। हम उस दौरानिए को समझने की कोशिश करेंगे कि उस मुख्तसर से दौरानिए में इसकी कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ और जद्दोजहद हमारी तारीख में मौजूद है। दोस्तों, 1950s की दहाई में जब DSF के तलबा के बुनियादी मसाइल जो उस वक्त के जो उनके बड़े मुतालबात थे, वो ये चाहते थे कि जो फीसें हैं उनमें 33% कम से कम इजाफा हो। वो चाहते थे कि हॉस्टल में इजाफा किया जाए। वो उनकी डिमांड ये थी कि फौरी तौर पर क्राइसिस के बायस कोई नए तालीमी इदारे नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा ये किया कि मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर जहाँ दिन के वक्त क्लासेस लगाई जा रही है वहीं पर रात की क्लासेस का इजरा किया जाए। इसके साथ साथ उनके बड़े मुतालबात में एक मुतालबा ये भी शामिल था कि डाउ मेडिकल कॉलेज की MBBS डिग्री को तस्लीम किया जाए। अच्छा, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि तलबा के अंदर ये तहरीक बड़ी तेजी से जन्म लेती है और DSF के तलबा जो कि बहुत काबिल और बहुत ज़हीन थे, उस वक्त तलबा के अंदर इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि तहरीक जोर पकड़ती जा रही थी दिन ब दिन। तलबा अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर निकले। ये वो दौर था 1953, जब हम देखते हैं कि 53 के अंदर जब तलबा ऐलान करते हैं कि वो अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पे आएंगे, तो कराची के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी जाती है और हर किस्म की जुलूस, हर किस्म की रैलियां, हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी जाती है। इतनी रुकावटें लगा दी जाती हैं, इस सब के बावजूद जो DSF के तलबा हैं वो आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ गलियों चौकों चौराहों से होते हुए वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँचते हैं। इन सारे एहतजाजों के दौरान इन्हीं तलबा के अंदर मौजूद चंद शरपसंद अनासर, हम ये कहते हैं कि हर तलबा ग्रोह में, चाहे वो तरक्की पसंद है, लेफ्ट है, राइट है,
उसके अंदर ऐसा मखसूस गिरोह लाजमी मौजूद होता है जो शरपसंद होता है, जिसका मकसद तामीर नहीं तकरीब होती है। चंद शरपसंद अनासर उन्हीं तुलबा में मौजूद थे जिन्होंने वज़ीर दाखिला उस वक्त के जो थे मुश्ताक अब्बासी, उनके घर का घेराव किया और उसको आग लगा दी। जिस वक्त उसके घर को आग लगा दी जाती है और हालात निकलते जाते हैं, ये इन्हीं दिनों में ये है अपना जनवरी का महीना चल रहा है और 7 जनवरी को तुलबा जब निकलते हैं, जुलूस का ऐलान करते हैं, तो पुलिस उस आग लगाने के रिएक्शन में तुलबा पर गोली का आदत देती है, जिसके नतीजे में 26 से ज्यादा या कमो बेश 26 तुलबा की हलाकतें होती हैं और 200 से ज्यादा तुलबा अस्पतालों में जख्मी हालत में पहुंचते हैं। जब इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख में तुलबा पॉलिटिक्स के अंदर उभार आता है, तो उसके रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ढाका की गलियों में 20,000 से ज्यादा तुलबा निकलते हैं और अपना एहतजाजी दौर करवाते हैं। ये वो तुलबा तारीख है, ये वो तुलबा तहरीक है और ये वो तुलबा तहरीक की कुर्बानियां हैं जो शायद हमारे निसाब का हिस्सा नहीं है, जो शायद तुलबा यूनियन ना होने की वजह से हमारी नजरों से हमेशा ओझल रही, लेकिन अब हम इनको जानने की कोशिश करते हैं कि तारीख का पहिया किस तरह से तुलबा सियासत का तसलसल लेके आगे बढ़ता है। इस तहरीक के दिनों में हम देख सकते हैं एक पूरी दुनिया के अंदर जो सियासी धड़े हैं वो 2 ब्लॉक्स में बढ़ जाते हैं। एक लेफ्ट का यानी कि रशियन ब्लॉक उसको कहते हैं, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो प्रो अमेरिकन होते हैं या अमेरिकी साम्राज्य के साथ होते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में मजदूर तहरीकें जोर पकड़ रही थी, स्टूडेंट्स तंजीमें जोर पकड़ रही थी और अमेरिकी साम्राज्य इससे बुखला रहा था। तो इसी दौरान सीटों और सेंटों के मुआहदे अमल में लाए गए, जिन पर पाकिस्तान, इनको दिफाई मुआहदे भी कहा जाता है, इनको बहुत सारे रंग दिए जाते हैं, लेकिन इनका जो असल मकसद था वो सोशलिज्म का बढ़ता हुआ जो उभार था उसको रोकना था और उसको रोकते हुए उसको जहां जहां पर मौजूद था उसको खत्म करना था, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी फौरी से पहले साइन किए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट वाहद वो लोग थे, लेफ्ट के लोग, जिन्होंने बाकायदा तौर पर सीटों सेंटों के मुआहदों की मुखालफत की। ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि इसकी मुखालफत में एहतजाज किए, एहतजाजी मुजाहरे किए। इवन के डीएसएफ उस वक्त अपना एक मैगजीन जारी करती थी हेराल्ड के नाम से। डीएसएफ के तुलबा ने बाकायदा तौर पर मैगजीन के अंदर सीटों सेंटों के मुआहदों की मुखालफत लिखी और बाकायदा ऐलान किया कि हम इन मुआहदों की पासदारी नहीं करते, हम इनको नहीं मानते। हम देख सकते हैं कि 1954 में डीएसएफ इतनी बड़ी ताकत बन के उभर रही है कि वो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को रुकावट बन रही है। इसके साथ ही उन्हीं दिनों हम देख सकते हैं, आपके सामने स्लाइड मौजूद है कि 1954 में मुस्लिम लीग को बंगाल में इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग बंगाल के जो सदर हैं नूरुल अमीन, उनको एपीएस और डीएसएफ के तालब उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन में शिकस्त दी। जब आलमी साम्राज्य ये सारी चीजें देख रहा था, पाकिस्तान में साम्राज्यी कुव्वतें इन तुलबा तहरीक का बढ़ता हुआ उभार से खौफजदा हो रही थी, तो उनको इसके रिएक्शन में और इस खौफ में डीएसएफ और तमाम लेफ्ट को बैन करना पड़ा। यानी कि 1954 में डीएसएफ, जो कि तुलबा की वाहद प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद तुलबा तंजीम थी, उसको बैन कर दिया गया और किसी भी किस्म की लेफ्ट सियासत की किसी भी सरगर्मी की इजाजत पर पाबंदियां लगा दी गई। हम देखते हैं कि ये 1954 में डीएसएफ बैन होती है। अच्छा, इसी वक्त ग्राउंड में नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से चंद तलबा मौजूद थे जो काफी हद तक तरक्की पसंद ख्यालात रखते थे, जो पाकिस्तानी नेशनलिज्म का प्रचार भी करते थे और तरक्की पसंद ख्यालात को भी प्रचार करते थे। तो डीएसएफ के जो लोग, जो कि डीएसएफ बैन हो चुकी थी, तो उनको लगा कि इस तंजीम के अंदर गुंजाइश मौजूद है तरक्की पसंद ख्यालात की, तो उन्होंने फौरी तौर पर एनएसएफ को ज्वाइन किया और एनएसएफ के अंदर इस खूबसूरती से काम किया कि बहुत जल्द, यानी कि 55-56 के एरा में ही एनएसएफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबकाती नजरियाती तुलबा तंजीम बनकर उभर कर सामने आई। हम देख सकते हैं कि 56 में एनएसएफ
का प्रचार पाकिस्तान के कोनों कोनों में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जब होने लगा, इसी वक्त NSF के तलबा ने मिलकर ये फैसला किया, क्योंकि DSF का जो जरीदा था जिसमें लोग लिखते थे वो बैन हो चुका था, तो NSF के तलबा ने 1957 में अपना तालिब इल्म के नाम से जरीदा शाया किया, जो हमारे साथ स्लाइड पर मौजूद है। 1958 अयूबी मार्शल लॉ का दौर है, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि अयूब दौर में मजदूर तहरीके और उनकी शाना बशाना NSF के तालिब इल्म पूरे जोरों शोर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जिस वक्त जदोजहद को जारी रखे हुए थे, इसी वक्त अयूब ने बढ़ती हुई सरगर्मियों पर, बल्कि अयूब ने तो तमाम तर सियासी सरगर्मियां पाबंद कर दी थी, पाबंदी लगा दी थी, यानी कि उनको बैन कर दिया था, किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं थी। इस सब के बावजूद NSF के जो तलबा थे, पूरी तारीख में किताबें भी इस पर आ चुकी है कि वाहिद NSF के तलबा थे जो इन सारी पाबंदियों के बावजूद अपना काम में लगे हुए थे और पूरे जोरों शोर से अपना काम जारी रखे हुए थे। हम देखते हैं कि NSF के तलबा जनवरी में ये इरादा करते हैं कि जो 8 जनवरी को DSF के तलबा की शहादतें हुई थी, क्यों ना 8 जनवरी को यौम शहदा के तौर पर मनाया जाए और उनके लिए चौकों चौराहों पर निकला जाए। जब NSF के तलबा ये ऐलान करते हैं तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि NSF कितनी बड़ी कुव्वत थी कि उससे ऐवानों में बैठे हुए लोग इस कदर खौफजदा हुए कि उनको 7 जनवरी को बाकायदा तौर पर NSF पर पाबंदी लगानी पड़ी, सिर्फ इस खौफ से कि 8 जनवरी को पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी कुव्वत निकलने वाली है सड़कों पर और क्या होने वाला है। ये इतना खौफ था NSF का, इतना दबदबा था। ये हमारी अपनी तारीख है, हम इसमें फख्र करते हैं और इसीलिए हम इसकी बात करते हैं। हम देखते हैं जैसे ही जनवरी का जो हम देखते हैं कि NSF को बैन किया जाता है, आगे 1 मई का वक्त आ रहा था और यौम मजदूर मनाया जा रहा था, तो जब तलबा ऐलान करते हैं NSF के इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, ग्राउंड पर मौजूद थे, ऊपर से बैन कर दिए गए थे, तो जो उस वक्त की अयूबी आमरीयत थी, आमराना जो हुकूमत थी, उसने बाकायदा तौर पर NSF पर पाबंदी लगाई, ना सिर्फ बल्कि उसका NSF तालिब इल्म के नाम से जो जरीदा निकालती थी उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसी वक्त तलबा हुकूमत पाबंदी लगाती जा रही थी, जो स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उनमें अग्रेशन बढ़ता जा रहा था, वो अपनी पाबंदियां किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान अयूबी आमरीयत चल रही थी। आमरीयत हम इसलिए कहेंगे कि आप सब जानते हैं कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, सियासी तौर पर हर चीज बांध दी जाती है। अब जब सियासी पाबंदियां हर तरह से हमें कंट्रोल किया हुआ, उस दौरान तलबा मुजाहमत कर रहे हैं और जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। इसी दौरान अयूबी आमरीयत में जब 2 साल डिग्री को 3 साल डिग्री करने का ऐलान किया जाता है कि अब जो 2 साल डिग्री वो 3 साल में होगी तो आपको ये वाली डिग्री मिलेगी, तो उस वक्त तलबा ने आगे बढ़ते हुए उसके खिलाफ एहतजाज किया और उसको बाकायदा तौर पर रुकवाया और जो डिग्री थी उसकी 3 साल डिग्री की मनसूखी करवाई। इसके साथ ये अयूब पर दिन ब दिन इतनी पाबंदियों के बावजूद ट्रेड यूनियंस की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से, यानी कि जितने भी तबकाती सियासत करने वाले धड़े थे पाकिस्तान के भाई बंधुओं के, उनका इतना इस कदर प्रेशर था कि अयूब ने फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का ऐलान किया, जिसको हम BD सिस्टम के नाम से जानते हैं, बेसिक डेमोक्रेसी। तो इसमें होता यह है कि तलबा जो कि आमरीयत के इंतहाई मुखालिफ थे, तो उन्होंने इसकी मुखालफत में फातिमा जना का साथ देने का ऐलान किया और फातिमा जना का जब साथ देने का ऐलान किया तो पाबंदियों के बावजूद NSF इस कदर मजबूत थी कि हमारे NSF की सपोर्ट से ही हमारे 15 काउंसलर बाकायदा तौर पर इलेक्टेड होकर सामने हैं। ये भी हमारी उस वक्त की एक बड़ी कामयाबी थी। अब आगे चलते हैं। इसी दौरान हम एक बड़ी जंग देखते हैं जिसकी हमने मुख्तलिफ पेशन गोइयां और मुख्तलिफ थ्योरी पढ़ी है। 65 की जो जंग है उसको आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान में बाया बाजू किस तरह से सोच रहा था। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 ब्लॉक तो बन चुके थे, एक लेफ्ट और एक राइट का, एक अमेरिकी साम्राज्य का और एक सोवियत यूनियन का। अब जो पाकिस्तान की सियासत है इसके अंदर, लेफ्ट की सियासत के अंदर 2 ब्लॉक बन चुके थे, एक मास्को नवाज था और एक माओ नवाज था। यानी कि उस वक्त का जो लेफ्ट था, उस वक्त जो लेफ्ट की तहरीकें चलती थी, वो अपनी डायरेक्शन जो है, कुछ धड़े ऐसे थे जो मास्को से लेते थे, कुछ ऐसे थे जो माओ की पॉलिसी को फॉलो करते थे।
जब 65 की जंग होती है तो उसमें दो पोजीशन यानी कि दो लाइनें हमें देखने को मिलती हैं। जो मास्को नवाज हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जंग है ये अमेरिकी साम्राज्य की साजिश लगती है, यानी कि वो इस जंग को अमेरिकी साजिश के साथ जोड़ते हैं। शायद उस वक्त का एराब ही ऐसा था कि कोई भी हादसा होता था तो वो ऐसे लगता था कि जैसे अमेरिकी साजिश है। हालांकि बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी गलत डायरेक्शन हमारे लेफ्ट के अंदर भी नहीं है, उन पर हम आगे चल के बात करेंगे। उसी वक्त जो माओ नवाज लड़ा था उसकी पोजीशन ये थी कि वो ये कहते थे कि ये भारतीय जारहियत है, यानी कि हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि वो जो पाकिस्तान की स्टेट उस वक्त लाइन ले रही थी, शायद मास्को नवाज जो माओ नवाज थे वो भी वही लाइन ले रहे थे कि ये जंग शायद भारतीय जारहियत का शाखसाना है। और इसके साथ ये हम समझ सकते हैं कि ये वाली बहस किस हद तक जरूरी है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, इसके ऊपर डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मुख्तसर ये बताना चाह रहे हैं कि ये धड़े किस तरह से सोच रहे हैं उस तराजू में। क्योंकि आज जो माओ नवाज हैं या मास्को नवाज हैं या माओइस्ट हैं या जितने भी पाकिस्तान के लेफ्ट के धड़े हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है उस वक्त की पोजीशन से। लेकिन हमें उस वक्त की पोजीशन को समझने के लिए उस वक्त के हालात का डीपली मुतालिया करना पड़ेगा, गहरा मुशाहिदा करना पड़ेगा, शायद फिर हम समझ सकते हैं कि उस वक्त की पोजीशन क्यों ली जा रही थी। इसी वक्त हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो लेफ्ट की सियासत हो रही थी उसमें एक बड़ा नाम जो कि पाकिस्तान में एक बड़ी इनकलाबी पार्टी के नाम से पूरी तारीख में जानी जाती है वो नैब थी, नेशनल अवामी पार्टी। अच्छा, जब ये तकसीम हो रही थी मास्को नवाज और माओ नवाज, यही जो डिवाइड थी ये नैब के अंदर भी मौजूद थी। नैब के अंदर दो धड़े थे, एक माओ नवाज उसको भाषानी साहब लीड कर रहे थे जिनका ताल्लुक बंगाल से था, दूसरा इसका जो धड़ा था मास्को नवाज जिसको नैब वली के नाम से भी जाना जाता है। नैब वली जो धड़ा था जिसको मगरबी पाकिस्तान का जो लेफ्ट था उसके अंदर मास्को नवाज कुछ अनासर ऐसे मौजूद थे जिन्होंने ये फैसला किया कि अब तुलबा तंजीमें कौमी बुनियादों पर बनाई जाए, जिसमें हम फिर देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PSF यानी कि पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन, और हम देख सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से तंजीम मौजूद है। हम देख सकते हैं उसी दौर में सिंध के अंदर सिंध नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन जिसकी बुनियाद रखी गई, जो ज्यादा देर तक नहीं चली, उसके बाद उसका जो तसलसल था वो खत्म हो गया, जिसमें जाम साखी और नदीर अब्बासी वगैरह हमारे सामने नाम मौजूद हैं। ये वो तंजीमें हैं जो नैब के अंदर मास्को नवाज धड़ों ने बनाई कौमी बुनियादों पर सूबों के अंदर, जबकि उसी वक्त NSF जो कि माओइस्ट ट्रेडिशन के साथ आगे बढ़ रही थी, वो डॉक्टर रशीद हसन खान और मिराज मोहम्मद खान की क़यादत में आगे बढ़ती है और NSF के उसी माओइस्ट ट्रेडिशन को आगे लेके चलती है। इसी पे हम आगे बाद में आते हैं। अभी हम एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं, इसको समझना, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ लेफ्ट का बहुत सारा ताल्लुक है भी और नहीं भी, हमें बार बार इसके लिए तारीख में जाना पड़ता है। ये दौर शुरू होता है 1965 में, जब 1965 की जंग बंद होती है तो मुआहिदा ताशकंद होता है, आप सबने उसके बारे में पढ़ रखा होगा। अच्छा, मुआहिदा ताशकंद जब होता है तो जो हमारे भुट्टो साहब थे, भुट्टो इस मुआहिदे ताशकंद की रिएक्शन में आके अयूबी जो वजारत होती है उसके बाद जो वजारत है उससे इस्तीफा देते हैं और अपनी सियासत का ऐलान करते हैं। जब वो अपनी सियासत का ऐलान करते हैं तो उसी वक्त वो जब इस्लामाबाद पहली दफा पहुंचते हैं मुस्तफी होने के बाद, तो वहां पर NSF के तुलबा की बड़ी तादाद उनको खुशामदीद कहती है और पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल करती है। अच्छा, वो उनको इस्तकबाल भी करती है, लेकिन NSF के ही अंदर बड़ी तादाद में जो तुलबा थे वो भुट्टो की सियासत से काफी हद तक नाराज थे और इत्फाक नहीं करते थे। इस सब के बावजूद हम देख सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी यानी कि चंद खिलाड़ी ऐसे थे जो बड़े ग्राउंड में खेलना चाहते थे, जिसमें हम देख सकते हैं कि NSF के जो उस वक्त की क़यादत थी डॉक्टर रशीद हसन खान, मिराज मोहम्मद खान, ये भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी में जाते हैं। उसके बाद 73 में हम देखते हैं कि इनके इख्तिलाफात होते हैं। जो मिराज मोहम्मद खान है वो पीपल्स पार्टी के अंदर वजारत लेते हैं, जबकि रशीद हसन खान पीपल्स पार्टी से बाहर आते हैं और अपनी माओइस्ट ट्रेडिशन के साथ अपने नजरियाती सफर को जारी रखने की कोशिश करते हैं। और इसी रिएक्शन की वजह से और उनके इसी फैसले की वजह से उन्हें फौरी तौर पर जेल में डाल दिया जाता है।
अच्छा, डॉक्टर रशीद हसन खान को जब जेल में डाल दिया जाता है, इससे अगला जो फेज है, इसमें पूरी दुनिया में एक नया फेज शुरू होने जा रहा है, जिसके ऊपर अभी हमारे साथ उमर भाई हैं, वो बात करेंगे। उस वक्त अफगान वार यानी कि सर जंग जो है वो अरूज पर चल रही थी उस वक्त। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनएसएफ की क्या पोजीशन थी, जिया की क्या पॉलिसियां थी, उनमें तलबा सियासत ने कौन कौन से मजालिम देखे और किस तरह से तलबा सियासत आगे बढ़ी, उसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उमर भाई। उमर भाई आप आगे सेशन हो जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉमरेड अहमद, आपने इतने कम वक्त में हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आगाह किया हमारी तलबा तारीख के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन अभी चलती रहेगी। मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ दिलवाना चाहूँगा कि हमने हमारी तारीख से, स्टूडेंट हिस्ट्री की तारीख से बहुत कम रिकॉर्डेड हमें अंग्रेज़ी किताबों में मिलती है, मगर जो अखबारात हैं हमारे द न्यूज़, डॉन वगैरह, उनके रिकॉर्ड से हमने कुछ तस्वीरें ली हैं जो हमने जगह जगह लगाई हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है ये 1967 में जुल्फकार अली भुट्टो जो था, एनएसएफ इस वक्त इतनी बड़ी ताकत थी कि जुल्फकार अली भुट्टो कोशिश कर रहा था एनएसएफ को साथ मिलाने की, तो इस्लामाबाद में जब तलबा ने इसका इस्तकबाल किया, उसके बाद 67 के अंदर कराची में जाके उन्होंने बाकायदा एनएसएफ की कन्वेंशन से खिताब किया। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भुट्टो साहब जो है वो एनएसएफ की कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और उनको सिक्योरिटी भी एनएसएफ के तालिब इल्म फराहम कर रहे हैं, और सामने हजारों सैकड़ों तालिब इल्मों का मजमा है जो उनकी तकरीर को सुन रहा है। खैर, जहां पे अहमद भाई ने छोड़ा, अब मैं वहां से आगाज करता हूं कि 1977 में भुट्टो की हुकूमत गिरा दी जाती है और जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत का आगाज होता है। इस दौर के अंदर तलबा सियासत एक नए ही फेज में एंटर हो जाती है। जिया के आने से पहले ही भुट्टो के खिलाफ पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से एक अलायंस खड़ी कर दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सी मजहबी जमातें भी और बहुत सी और जमातें भी शामिल होती हैं। खास तौर पे जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, अब्दुल वली खान और बलोच की आदत भी इसमें शामिल होती है। ये जिया का इब्तदाई दौर है। इस दौर के अंदर ये लोग जिया के साथ होते हैं कुछ हद तक, कुछ देर तक। जिया के दौर के अंदर कौम पसंदाना तहरीक जो होती है उसको ज़ियाउल हक नहीं छेड़ता, लेकिन इसी साथ साथ पीपीपी और सिंध और पंजाब में मुजाहमत जारी होती है और उस मुजाहमत के ऊपर बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन भी किया जाता है जिया के मार्शल लॉ की तरफ से। लेकिन 1980 के बाद एक तब्दीली वाकई आती है। इस तब्दीली के तहत हम देखते हैं कि तशद्दुद के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा होता है और जिया आमरीत जो है वो साथ साथ कौम पसंद तहरीकें जो मुख्तलिफ मौजूद थी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में, उनके ऊपर भी तशद्दुद पे उतर आती है। इसी दौरानिए में 1983 के अंदर 1983 में एमआरडी यानी कि मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की तहरीक शुरू होती है। आप सबको याद होगा ये वो तहरीक थी जिसके अंदर नुसरत भुट्टो वगैरह भी आगे आगे थी। और क्योंकि जिया अमरीत का दौर था और हमने देखा बिजली अमरीत के अंदर भी ऐसे ही हुआ, तो जो हमारी तरक्की पसंद तहरीक थी, सारा लेफ्ट था तकरीबन, उसने हमायत की मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की और बाकायदा उसको ज्वाइन भी किया जिया अमरीत के खिलाफ। इसमें नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन भी शामिल थी। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने भी इस तहरीक को ज्वाइन किया और जिया अमरीत के खिलाफ इस तहरीक के अंदर अपना पूरा हाथ बैठाया। लेकिन जिया अमरीत इस तहरीक से इतना डर गई, खास तौर पे स्टूडेंट्स की शमूलियत से, कि आप देखते हैं कि उसके कुछ महीने बाद ही 1984 के अंदर, 1984 के अंदर पाकिस्तान में आर्टिकल 17 पाकिस्तान के आइन जो सबको यूनियन साजी का हक देता है, उसके खिलाफ स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ये पाबंदी 1984 में लगती है, जैसा कि हमारी स्लाइड पे आप देख सकते हैं। जिया दौर के अंदर तलबा सियासत इसके बाद एक नए ही फेज में चली जाती है। जिया दौर के अंदर आपको याद होगा अफगान जिहाद भी चल रहा था, और इस अफगान जिहाद के दौरान अमरीकी पैसे से बहुत सारे हथियार खरीदे जा रहे थे जो पाकिस्तान के जरिए अफगान मुजाहिदीन को पहुंचाए जा रहे थे। पाकिस्तान से जब ये हथियार होकर गुजरते थे तो इनके जरिए पाकिस्तान के अंदर पहली दफा क्लैशनकोफ कल्चर आया। आपने ये इस्तिलाह भी सुनी होगी, लेकिन आप जो हम छोटी उम्र के लोग हैं, हमें शायद इतना ना पता हो कि उस जमाने में ये हथियार जो थे इनका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ के रुजत पसंद मजहबी जमातों की, वो जमातें जो वहां पे अफगान जहाज की सपोर्ट कर रही थी, उनके तलबा विंग्स के पास भी ये हथियार आ गए। इसी दौरान जमीयत वो गुंडागर्द जमात बनती है जिसके पास AK-47 और क्लैशनकोफ आ जाते हैं, और उसके साथ ही जब एक तलबा यूनियन बैन हो जाए और एक जमात के पास क्लैशनकोफ आ जाए तो उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां से हमारी राइट विंग की स्टूडेंट पॉलिटिक्स की गुंडागर्दी का स्टार्ट होता है। इसके साथ ही जिया दौर के अंदर जिया हुकूमत मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि MSF की भी सपोर्ट कर रही होती है। इस दौरानिए के अंदर अगर आप देखें तो जिया दौर की सियासत के अंदर MSF और जमीयत की सियासत एक नया ही रूप धार लेती है, यानी कि गुंडागर्दी की सियासत बन जाती है। जहां तलबा यूनियन बैन हो गई वहां नजरियाती बहस भी बैन हो गई।
जहां नजरियाती बहस बैन हो गई और एक साइड के धड़े जो थे वो मुतशद्दद सियासत पे उतर आए, तो उसकी वजह से प्रेशर ग्रुप्स बन गए। तो जहां तालीमी अदारों में यूनियंस, इलेक्शंस होते थे, लोग इलेक्ट होते थे, बहस होती थी और उससे बड़े बड़े लीडरान निकलते थे मुल्क के, वहां पे अब गुंडागर्दी की सियासत ने ले ली उसकी जगह। तलबा लीडर्स के पास लैंड क्रूजरें आ गई, उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए। आप यहां तक यकीन लगाएं कि आज तक हमारी सियासत के अंदर जो कुछ गुंडागर्द अनासर मौजूद हैं, वो एमएसएफ की सियासत से और जमीयत की अनासर से निकलते हैं। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि मियां आमिर जो लाहौर के मेयर रह चुके हैं, ये उस जमाने की जमीयत की सियासत से निकले हैं। और लाहौर के बड़े बड़े गैंगस्टर जो रहे हैं, जिसमें हमारे पास आबिद चौधरी का नाम है, अरशद अमीन का नाम है, ये लोग एमएसएफ की सियासत से निकलते हैं। तरक्की पसंद सियासत के ऊपर ये लोग मुतशद्दिद हमले करने लग जाते हैं। तरक्की पसंद तंजीमों के पास हथियार नहीं होते, उनको मारते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद होता है। और इसी दौरान क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक भी चल रही होती है ज़िया अमरीत के खिलाफ, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़िया अमरीत भी मार रही होती है। इस दौरान हमारे बलोच, पश्तून, सिंधी साथियों ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। बहुत से लोगों को मारा भी गया उठा उठा के। बहुत से लोगों को यहाँ पे एनएसएफ के तालिब इल्मों और लीडरों को शाही किले के अंदर, लाहौर के अंदर, नीचे उसकी बेसमेंट के अंदर टॉर्चर किया गया। ये ज़िया अमरीत के दौर में कूड़े लगने का और लोगों को और स्टूडेंट्स को और तरक्की पसंद रहनुमाओं को मारने का दौर चलता रहा जब तक के ज़िया अमरीत के खत्म नहीं हो गई। ज़िया अमरीत के दौरान ये जो सारा फेस चला, इसका तलबा सियासत के ऊपर बहुत ही गहरा असर हुआ, जो आज तक हम बर्दाश्त करते रहे हैं। आज तो हमने उसकी मिसाल भी देखी। इससे सबसे पहली बात तो ये हुई कि नजरियाती सियासत का खात्मा हो गया। जब तलबा यूनियंस बैन हो गई, तो तलबा यूनियंस की जगह जो ग्रुप स्टूडेंट्स के धड़े थे, वो प्रेशर ग्रुप्स में तब्दील हो गए और उन्होंने मुतशद्दद सियासत शुरू कर दी। जब ये गुंडागर्दी की सियासत शुरू हुई, तो इसकी वजह से नजरियाती सियासत खत्म हो गई। ना सिर्फ बाएं बाजू की नजरियाती सियासत खत्म हुई, दाएं बाजू की नजरियाती सियासत भी खत्म हो गई। क्योंकि एक जमाना था जब दाएं बाजू की तलबा तंजीमें भी नजरियाती बहस करती थी। हमारे पास दाएं बाजू के मुफक्किरीन भी मौजूद थे, जिनकी बहुत ही बहस होती थी और उनकी भी एक आलमी तारीख है और तहरीक मौजूद है। और इसके साथ हुआ यह कि स्टूडेंट धड़े जो थे, वो जहां पहले नजरियाती बुनियादों पर तंजीम बनती थी, अब वो तंजीमें तकसीम हो गई मजहबी, लसानी, इलाकाई, हत्ता कि जिलाई बुनियादों पर। और जैसा कि कॉमरेड इरफान ने कुछ देर पहले बताया, वही बट, गुजर, जट्टों की वो तंजीमें बनने लग गई। जात पात की बरादरी के नाम पे इलाकों की तंजीमें बनने लग गई। जब तंजीमें ऐसी होने लग गई, तो आपकी सियासत जो थी वो उस दुराहे में आने लगी जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। लेकिन इसी अरसे के दौरान जनरल ज़िया की आमरीत खत्म हो जाती है, क्योंकि जनरल ज़िया को त्यारे के हादसे में मौत हो जाती है। ये तस्वीर हमने लगाई है 1988 की। ये आप देख सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट बैन की लिफ्टिंग का जश्न मना रहे हैं। क्योंकि जैसे ही बेनजीर की हुकूमत आती है, तो एमआरडी के अंदर किया गया वादा कि हम तलबा यूनियंस को बहाल करेंगे, वो पूरा करने की कोशिश करती है। और 1988 के अंदर बेनजीर जो है, वो तलबा सियासत के ऊपर से, तलबा यूनियंस के ऊपर से बैन हटा देती है। इसी दौरान 1990 की दिहाई का आगाज होता है। 1990 की दहाई के दौरान वही गैंगस्टर सियासत चल रही होती है। लाहौर जैसे शहरों के अंदर, कराची जैसे शहरों के अंदर एमएसएफ के गुंडों का राज होता है। ये गुंडे जो हैं, ये लैंड माफिया बन चुके होते हैं, जमीन पर काबिज हो चुके होते हैं। इन गुंडों की सियासत के साथ साथ इस वक्त तक एक और अहम वाकया पेश आ चुका होता है, जिसकी हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। और वो अहम वाकया होता है सोवियत यूनियन का इन्हिताम। और उस वाकये की वजह से सरकारी लूट मार और निजकारी में और इजाफा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में अब एक ही सुपर पावर रह जाती है। इसी दौरान जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं, पहले बेनजीर की और उसके बाद 90 की दिहाई में नवाज शरीफ की, फिर दोबारा बेनजीर की और फिर दोबारा नवाज शरीफ की, तो इन हुकूमतों के अंदर जो लीडरान होते हैं, वो उन्हीं तलबा को, जिनको इन्हीं मेन स्ट्रीम सियासतदानों ने, इन्हीं रुजत पसंदों ने पहले अपने हथकंडों के लिए इस्तेमाल किया, उनको पकड़ पकड़ के मारने लग जाते हैं। आप में से जो लोग लाहौर में हैं या जिनके वालिदैन ने लाहौर में टाइम गुजारा, आपको मालूम होगा कि उस जमाने के अंदर नवाज शरीफ की जब हुकूमत आती है, तो शहबाज शरीफ बाकायदा चुन चुनकर लाहौर के उन्हीं गुंडों को मारते हैं जो एमएसएफ के गुंडे बने थे। यहां पे दयाल सिंह कॉलेज से लेकर, एमएओ कॉलेज से लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी तक। लेकिन 1990 की दिहाई में दोबारा से तलबा यूनियंस बैन हो जाती है। ये क्यों होता है? जब बेनजीर 1988 के अंदर तलबा यूनियंस बहाल करती है, तो उसके बाद ये मुतशद्दिद सियासत का सिलसिला जारी रहता है। और 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत, जिसकी साइटेशन हमने यहां लिखी है, इस्माइल कुरैशी वर्सेस अवैस कुरैशी। अवैस कुरैशी साहब जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त जमीयत के, 1993 SCMR 1781। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलबा यूनियंस के ऊपर दोबारा बैन नाफिज कर देती है। कुछ हकायक बताता चलूं आपको इस फैसले के बारे में। यह फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस उस वक्त के अफजल जुल्ला थे। अफजल जुल्ला ने कहा कि स्टूडेंट बॉडी यूनियन बनाने के काबिल ही नहीं है।
یہ تو متشدد سیاست کرتے ہیں، یہ تشدد کی سیاست کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ہتھیار آ چکے ہیں، کلیشنکوف آ چکی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس فیصلے کے اندر ہی مانا کہ پاکستان کے 1973 کے آئین کا آرٹیکل 17 ہر شہری کو یونین بنانے کا حق دیتا ہے۔ طلبہ بھی شہری ہیں، بالغ شہری ہیں، ان کو بھی یونین بنانے کا حق ہے، مگر افضل اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں یونین بنانے کا حق تو موجود ہے پاکستان میں، لیکن ہم طلبہ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ گنڈا گردی کی سیاست کرتے ہیں۔ اور اس کیس کے اندر جو درخواست گزار تھے انہوں نے بھی یہی درخواست کی۔ ان کا موقف تھا کہ یہ طلبہ سیاست والی چیز جو ہے یہ تو پڑھے لکھے ملکوں کا کام ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کیس کے اندر آرگیومنٹ لیا کہ یہ تو امریکہ اور برطانیہ کی سیاست کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ سیاست مچور ہے، پاکستان جیسے ملک کے اندر طلبہ سیاست کریں گے؟ تو انہوں نے یہ کہہ کر طلبہ سیاست کو دوبارہ سے 1993 کے اندر بین کر دیا۔ وہ بین جو لگا وہ آج تک قائم ہے، 1993 کا بین۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ سب نے سنا ہوگا کہ سندھ کے اندر طلبہ یونین بحالی کی ایک بل منظور ہوا ہے۔ ابھی حالات بہت ہی انسرٹن ہیں، حکومتی حالات بھی اور سندھ کے حالات بھی اور سندھ کی حکومت کی وفاقی حکومت کے حالات بھی، تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ بین واقعتاً کس حد تک اٹھتا ہے، مگر ہم سب کی امید ہے کہ اگر سندھ کے اندر اٹھے تو انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کو باقی صوبوں کے اندر بھی اٹھوانے کے لیے کام کریں۔ مگر ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے رولز بنتے ہیں، پروسیجر بنتے ہیں اور الیکشن کب ہوتی ہے۔ حکومت نے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے سندھ کی پارلیمنٹ نے کہ اس کے اوپر رولز بنائے جائیں، قانون سازی کی جائے اور اس کے بعد الیکشنز کا انعقاد کیا جائے۔ طلبہ یونینز کی اس پابندی کی وجہ سے آج تک ہم کیا نقصانات بھگت رہے ہیں؟ یہ نقصانات وہی ہیں جو آپ کو اپنی روزمرہ کی طلبہ کی سیاست میں ملتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ تمام دوست جن جن یونیورسٹیوں میں آئے ہیں وہاں پہ ایسے ہی تشدد کے واقعات روزانہ ہوتے ہیں جس طرح آج یہاں پہ ہوا۔ ہمارے اسٹڈی سرکلز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں، ڈنڈے اٹھا کے آ جاتے ہیں، پیسفل امن پسند طلبہ کو، بیٹھے ہوئے طلبہ کو پڑھتے ہوئے مارا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہر 2-3 ہفتے بعد ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ طلبہ یونین کے پابندی کے نقصانات کو ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ طلبہ یونین کی، اور یہ بات اسٹیٹسٹکس بھی ہمیں دکھاتے ہیں، آپ سب کی زندگیاں بھی اس کی گواہی دیتی ہیں کہ طلبہ یونین بین لگنے کے بعد طلبہ سیاست کے اندر تشدد کے اندر اضافہ ہوا۔ طلبہ یونین بین کے جس کو لگایا اس وجہ سے گیا تھا کہ طلبہ تشدد کرتے ہیں، وہ تشدد کبھی نہیں رکا، کیونکہ وہ تشدد تو وہ گروہ کر رہے تھے جن کو ریاست کی مدد سے اسلحہ فراہم کر دیا گیا، ان کو اتنا پیسہ دے دیا گیا کہ انہوں نے اپنے نجی تعلیمی ادارے بنا لیے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جمعیت کے بہت سارے لیڈران نے پھر پاکستان کے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کی چینز شروع کی۔ میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت سی پرائیویٹ اسکولوں کی چینز ایسی ہے جو آج بھی جمعیت کے بڑے چلا رہے ہیں، اور پرائیویٹ یونیورسٹی ایسی موجود ہیں، میں خود ایک میں پڑھاتا ہوں جو جمعیت والے چلاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں پیسہ کمایا، لیکن اس کے بہت سارے اور بھی نقصانات ہوئے طلبہ سیاست کو۔ ایک تو ہم نے بات کی کہ نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے یونیورسٹیز میں اور لوگوں کی مانگیں تھی اور اکاؤنٹیبلٹی چاہتے تھے تو اسٹوڈنٹس تشدد پر اور ابھرتے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رجعتی گروپس بھی موجود تھے۔ ان سب کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کے اندر طلبہ سیاست صرف پریشر گروپ کی حد تک رہ جاتی ہے۔ یہ پریشر گروپس جو ہیں یونیورسٹی کی انتظامیہ سے لے کر اساتذہ تک دباؤ ڈالتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اٹینڈنس نہ لگانے پر پروفیسر کو اٹھا کے مارنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری اٹینڈنس کم ہے، 80% اٹینڈنس پوری کرو ہماری۔ طلبہ کی تقسیم جو تھی وہ علاقائی اور ضلعی بنیادوں پہ ہوتی ہے جس کی ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ طلبہ یونین کی سیاست جو ہماری سیاست کی نرسری کا روپ رکھتی تھی، جس کے اندر سے ہمارے بہت اہم لیڈران نکلے، وہ سیاست ختم ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری مین سٹریم سیاست کے اندر، ملکی وفاقی سیاست کے اندر بھی اور صوبائی سیاست کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے جو طلبہ سیاست سے نہیں نکلا، آپ سب جانتے ہیں کون ہے، اس کی باتیں سنی ہیں آپ نے۔ کل پرسوں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ماروں گا، اس کو پکڑوں گا، اس کو پکڑوں گا، یہ بھی پکڑوں گا، حالانکہ حکومت میں بیٹھے ہیں عمران خان صاحب۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے لیڈران طلبہ سیاست کی نرسری سے ہو کے ایکسپیرینس لے کے نہیں نکلتے، ان کو سیاست کا، طلبہ سیاست کا اور زمینی حقائق کا تجربہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمارے آج کے سیاستدان ہمارے زمینی حقائق، طلبہ کی صورتحال اور عوام کی صورتحال سے بھی کٹ چکے ہیں، کیونکہ وہ ان سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایوانوں سے نکل نہیں سکتے، اسلام آباد سے آ نہیں سکتے، لاہور سے باقی صوبے کے اندر جا نہیں سکتے، کیسے ان کو پتا ہو کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے؟ طلبہ جو ہیں وہ بالغ اور آزاد شہری ہیں۔ ہمارا تو ماننا ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت ان کو یونین سازی کا حق موجود ہے۔ ان سے یہ حق چھین لینا ناانصافی تو ہے ہی ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہے قانونی طور پہ، کیونکہ جہاں اس ملک میں مزدور تو یونین بنا سکتا ہے، چلو خیر اس میں بھی بڑے رکاوٹیں موجود ہیں،
लेकिन यहां पे तो ताजरान को भी अंजुमन ताजरान बनाने की इजाजत है। क्लर्क से लेकर अफसर तक हर बंदा यूनियन बना सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर से लेकर स्टाफ तक, वो अमला जो पूरी यूनिवर्सिटी को चलाता है, यूनियन बना सकता है। सिर्फ यूनियन अगर नहीं बना सकता तो वो तालिब इल्म है। और तलबा सियासत के अंदर इस यूनियन की पाबंदी की वजह से हमारे तालीमी इदारों के एहतसाब में कमी आई, क्योंकि तालीमी इदारों के अंदर एहतसाब का सिर्फ एक ही तरीकेकार था, और वो ये था कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो उस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी आवाज यूनिवर्सिटी की फैसला साजी के अंदर किरदार अदा करे। मगर उसमें से सबसे बड़ी आवाज जिन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाती है और जिनके लिए उसको पैसे दिए जाते हैं, उनकी आवाज खत्म कर दी गई। तो अब सिर्फ उन्हीं की आवाजें सुनने को मिलती हैं जो हुक्मरान तबके से मिलते हैं। और हम तीसरे सेशन के अंदर मजीद डिस्कशन करेंगे कि इसकी वजह से हमारे इदाराती निजाम के अंदर किस किस्म की रिप्रोडक्शन हेजेमनी यानी कि इजारादारी बनी है सरमायादाराना और जागीरदाराना तबके की। लेकिन इससे हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद चीजों का जिक्र करते हैं। मुझे मालूम है कि हमने ब्रेक लेनी है, हम इंशाल्लाह 1:30 से पहले ब्रेक लेंगे 1 घंटे की, जिसके अंदर हम जुमे का वक्फा करेंगे और लंच करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये क्योंकि सेशन लंबा है दूसरा, तो मैं इसको जारी रखूंगा और उसके ब्रेक के बाद आपको कॉमरेड सारंग ज्वाइन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस दौरान एक और बड़ा वाकया पेश आता है जिसके तलबा सियासत के ऊपर तो आसार आए ही आए, हमारे मुल्क की बाएं बाजू की सियासत के ऊपर भी आसार आए। और शायद ये कहना गलत ना होगा कि इन्हीं आसार की वजह से आज ये रिवाइवल कन्वेंशन, इस एहया कन्वेंशन की जरूरत पेश आ रही है। ये बहुत बड़ा वाकया क्या था? 1990 की दिहाई में सोवियत यूनियन का इन्हिदाम। 1990 की दिहाई में सर्द जंग खत्म होती है जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान चल रही थी, और सोवियत यूनियन खत्म हो जाती है, सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाती है। सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन यानी उसके इन्हिदाम के बाद दुनिया के अंदर अमेरिका वाहिद सुपर पावर बन जाती है। यानी कि दुनिया अचानक से तो नहीं, कुछ अरसे के बाद एक बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड यानी कि सिंगल सुपर पावर के अंदर चलने वाली दुनिया के अंदर तब्दील हो जाती है। इससे बाएं बाजू की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगता है। इस धचके की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी लेफ्ट का रद्द-ए-अमल दीदनी है, और वो रद्द-ए-अमल आज तक मौजूद है। सबसे पहला तो नजरियाती इफेक्ट ये होता है, आपने देखा होगा इस जमाने में बड़ी किताबें भी निकली, उनके इस किस्म के टाइटल थे, एंड ऑफ हिस्ट्री, कल्चर वॉर खत्म हो गया, इस तरह की बातें आती थी। लोगों ने कहा कि बाएं बाजू के ख्यालात को हार हो गई, इनकलाब की सियासत खत्म कर देनी चाहिए, इनकलाब की जरूरत ही नहीं रही। मगरबी ममालिक ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, देखो यूरोप के अंदर क्या हुआ। हमारे यहाँ हमारे लेफ्ट का भी यही रद्द-ए-अमल बन गया। ना सिर्फ हमारे यहाँ, आलमी जनूब के दूसरे ममालिक में भी जो मेन स्ट्रीम लेफ्ट की पार्टियां थी, सीपीज थी, इनके अंदर ये आपको नजर आता है फेस। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जी सोशलिज्म से हमने तौबा कर ली है, हम तरमीम पसंदी की सियासत करेंगे, थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां लड़ेंगे, कानून के अंदर कानून साजी की, चेंज की। यानी कि लेफ्ट की इनकलाबी सियासत ने रूप ले लिया एनजीओज और लिबरल की एलीट की सियासत का। इसी जमाने में हम देखते हैं कि वो लोग जो लेफ्ट को इनकलाब के नाम को गालियां निकालते थे, वो अब लेफ्ट के अलमबरदार बन जाते हैं। हमारी लिबरल एलीट जो है लेफ्ट की सारी पार्टियों के ऊपर हावी आ जाती है। हम हमारी हिस्ट्री की, तारीख की और पार्टियों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप सब देख सकते हैं कि आज की हमारी बाएं बाजू की पार्टियों में भी वही तबका हावी है, वही मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का बाहर से पड़ा हुआ लेफ्ट का तबका, जो असल में सोशल डेमोक्रेसी की, तरमीम पसंदी की, इकोनॉमिज्म की, एवोल्यूशनिज्म की सियासत करता है थोड़ी थोड़ी, मगर इनकलाब से खाइफ है। इसी दौरान जिस निजी तालीमी नेटवर्क की हमने बात की, जो मजहबी अदारा जाती की वजह से ही बन रहा था, उस तालीमी निजाम में भी यही चीजें पढ़ाई जाती हैं। यहीं पे हमारे सियासत के अंदर से सारी क्रिटिकल थॉट निकाल दी जाती है, जिसके बारे में कॉमरेड अली अकबर बहुत डिटेल के अंदर हमारे आखिरी सेशन में बात करेंगे। एनएसएफ लेकिन उस तबकाती सियासत की असल वारिस है हमारे ख्याल में, और हम ऐसा क्यों समझते हैं? 1990 के बाद जब तबकाती सियासत खत्म होती है तो क्या होता है? तबकाती सियासत खत्म होने के साथ साथ तबकाती सवाल हमारी तलबा सियासत और हमारी बाएं बाजू की सियासत से निकल जाता है। यानी कि वो ही गुंडे जो पाले हुए थे ज़िया अमरियत के दौर के, एमएसएफ और जमयत के, उनको हुकूमत 1990 की दिहाई में चुन चुन के मारती है। अरशद चौधरी, आबिद वगैरह को हुकूमत पंजाब ने मारा, पुलिस मुकाबलों में इनकी जाने गई। लैंड माफिया, लैंड क्रूजर तलबा रहनुमा जो थे, जिनका हमने जिक्र किया, इनको पकड़ा गया, जेलों में डाला गया। इसका नतीजा क्या निकला कि नजरियाती सियासत का सवाल दोनों तरफ हो गया, दाएं बाजू में भी और बाएं बाजू में भी। इसके बाद 1990 की दिहाई के बाद 2000 की दिहाई जब शुरू होती है
तो 2002 में दोबारा से निजकारी का एक नया अमल चलता है। ये दोबारा से नहीं है, 1990 में सोवियत यूनियन के निजाम के बाद जब अमेरिकी साम्राज्य ऑल पावरफुल बन गया, सबसे ताकतवर मुल्क बन गया दुनिया का, तो उसकी जो सियासत थी, यानी कि मंडी की मईशत की सियासत, निजकारी की सियासत, वो वैसे ही हावी होने लग गई और वो पाकिस्तान में 1990 की दिहाई में ही आ जाती है। जब हमारे यहाँ मुशर्रफ की आमरीत का आगाज होता है 1999 और 2000 के अंदर, तो 2000 की दिहाई का आगाज ही आमरीत के साथ होता है और वो आमरीत आजाद ख्याल आमरीत कही जाती है। मैं इसलिए इस तरह कह रहा हूं कि कुछ लोग उसको आजाद ख्याल कहते हैं, हम नहीं मानते। आजाद ख्याल आमरीत का जब आगाज होता है तो मुशर्रफ साहब हमारे जो हैं वो लिबरल एलीट, उसी लेफ्ट के बाएं बाजू के जिसकी तारीख में आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद शामिल है, सपोर्ट करते हैं। आजाद ख्याली के नाम पे, लिबरल ख्यालात के नाम पे मुशर्रफ की आमरीत को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। उसका हाल आप इस तरह देख लें कि उस दौरान तरक्की पसंद उस्ताद को भी यूनिवर्सिटियों से निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो आज भी जारी है। अब तो खैर बहुत कम बचे हैं, जो बचे हैं वो बेचारे चुप चुप के काम कर रहे हैं, हमारे कुछ उस्ताद। लेकिन इसी दौरान दोबारा से तलबा सियासत भी उभरना शुरू होती है। एनएसएफ का जो आप हालिया चेहरा देख रहे हैं, इसकी बुनियाद वहां से डलती है। वही एनएसएफ जो 1990 की दिहाई में मांद पड़ जाती है ज़िया आमरीत की बाद, वो दोबारा से उभरना शुरू होती है। यहाँ पे एक बहुत और अहम इवेंट होता है, वो अहम वाकया है वकील एहतजाज का। जब वकला तहरीक के दौरान वकला सड़कों पे निकलते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, तो उनके साथ एनएसएफ के तलबा भी निकलते हैं। इसी तरह एनएसएफ की तलबा तहरीक का दोबारा आगाज होता है और ये आगाज जो है ये आज तक जारी है। इसमें बहुत से नशेब अफराज आए हैं, लेकिन पिछले 6-7 साल के अपने इसबाक को जिनको हासिल किया है हमने, उन लोगों से जो आज आए थे, अलहदगी करके हमने जो इसबाक सीखे हैं कि किस तरह से हमने ये सियासत नहीं करनी और हमने इनकलाब के नाम को दोबारा जिंदा करना है, उसके ऊपर अब दोबारा से काम शुरू हो चुका है। इसीलिए हम बात करेंगे अब एनएसएफ के मौजूदा साबकीन की, वो लोग जिनसे हम अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि मिसाल के तौर पे आपने उनको मिल भी लिया आज, तो ये वाहिद नहीं है, और भी बड़े लोग हैं इनके साथ। तो इनके रवैये के बारे में बात करते हैं। एनएसएफ के ये साबकीन जिनसे आपकी मुलाकात हुई, ये आसूदा हाल डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स थे। ये जब तलबा सियासत से ग्रेजुएट किए तो आगे कहीं जगह नहीं मिली, तलबा सियासत में ही रुक गए। लेकिन तलबा सियासत के अंदर इन्वॉल्व रहे, तलबा होने के ना होने के बावजूद उसके बड़े मुज़र असरात पड़े। ज़िया दौर के अंदर मार तो बहुत पड़ी इन लोगों को, ये बात बिल्कुल सच है, हमारे लोगों को भी पड़ी, हम इन्हीं लोगों से निकलते हैं, ये हमारी तारीफ का हिस्सा है। इस मार पड़ने के नतीजे में इनमें से बहुत से लोग बाहर चले गए, डियास्पोरा के अंदर, मुल्क से बाहर जाके गैर मुल्कों में मुकीम हो गए। वो आज वहां पे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, फंडिंग भेजते हैं कुछ यहाँ पे इदारों को, तलबा इदारों को। उस फंडिंग की वजह से ही बहुत सारे मसाइल पेश आए। लेकिन इनका रवैये का आलम ये देखें आप कि कच्ची पक्की इनकलाब की थ्योरियां पढ़ाते हैं आज भी तलबा को, जिसके अंदर बताया ही नहीं जाता, जो अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, कि पिछली 2 दिहाइयों के अंदर इनकलाबी जद्दोजहद के अंदर इजाफा क्या हुआ है। इनकलाबी जद्दोजहद तो कहां से कहां चली गई। जिन मुल्कों के अंदर इनकलाबी जद्दोजहद की तहरीकें आज जारी हैं, कुछ कॉमरेड्स हमारे सुन भी रहे हैं ऑनलाइन, उनमें से उनकी तहरीकें आज भी जारी हैं। हम उन तहरीकों से, उनके इसबाक से सीख के आज ये रिवाइवल यानी कि ये हया कर रहे हैं। इन लोगों के गैर इनकलाबी नजरियात की वजह से, इनकी लिबरल सोच की वजह से, वही लिबरल सोच जो सोवियत यूनियन के निजाम के बाद हमारे बाएं बाजू में आ गई, हम आज नुकसानात भुगत रहे हैं। ये लोग इलेक्शन की सियासत के मुतारिफ हो गए कि इलेक्शन की सियासत के अलावा और कोई चाराजोई नहीं है। इनकलाब से इन्होंने मुंह मोड़ लिया, इनकलाबी सियासत से मुंह मोड़ लिया। इनके अमूमी ताल्लुमात सिर्फ एंटी मुल्ला और एंटी मिलिट्री तक रह गई। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री और मुल्ला का कोई तनकीद नहीं है, हमने भी की आज पूरे सेशन के अंदर, आगे भी करेंगे। मगर हमारी इनकलाबी सियासत का दारोमदार सिर्फ ये थोड़ी है, मगर इनका करना बढ़ता भी है, क्योंकि 70 और 80 की दिहाई में इनको मार ही इन 2 जगहों से पड़ी, तो उनका गुस्सा आज तक वहीं उतर रहा है। वो उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाए कि आगे दुनिया के अंदर हुआ क्या। वो निजाम जिसको हम सरमायादाराना निजाम कहते हैं, वो भी तो शक्लें बदलता क्या है। वही इंपीरियलिस्टिक नौबादियाती निजाम एक मालियाती शक्ल इख्तियार कर गया, जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहते हैं। 2008 के बाद, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की प्रोटेस्ट के बाद, 2008 के सरमायादाराना मुआशी क्राइसिस के बाद हमने देखा किस तरह से उस निजाम ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की, खासतौर पर हमारे जैसे मुल्कों में। इन सारी चीजों से या तो ये लोग नावाकिफ हैं या जानबूझ के इसका इतराफ नहीं करना चाहते। ज़िया के खिलाफ जब जद्दोजहद चली
तो क्योंकि आमरीत का मुकाबला करें तो ये बात समझ आती है थियोरेटिकली, हम तमाम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के, सोशियोलॉजी के, हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, हमें समझ आती है कि जब आप आमरीत का मुकाबला कर रहे थे तो आपने सब कुछ छोड़ के उसके ऊपर अपनी सारी एनर्जी वक्फ कर दी। मगर इसका एक बहुत बुरा नुकसान भी हुआ, आपने तबकाती जद्दोजहद को टच कर दिया। यानी कि आपकी लेफ्ट की सियासत, बाएं बाजू की सियासत क्या बन गई? लिबरल सियासत, मनफी तबकाती जद्दोजहद। लिबरल सियासत करेंगे, तरमीम पसंदी की सियासत करेंगे, तबकाती जद्दोजहद को हमने टच कर दिया। और इसकी मिसाल आप यही देख लें कि मुशर्रफ दौर के अंदर इन्हीं लोगों ने ड्रोन हमलों की हिमायत की कि मारो इन लोगों को ड्रोनों से। ये बात समझ नहीं आती। अगर आप तरक्की पसंद अनासिर हैं तो आप अवाम से मोहब्बत करते हैं। आप कैसे किसी आमरीत को, हाँ हमारे यहां रुजत पसंदाना लोग मौजूद हैं, लेकिन आप कैसे किसी साम्राज्य कुव्वत को अपने मुल्क के ऊपर ड्रोन हमलों के जरिए लोगों को, जिसके अंदर हमें पता है, स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि अमेरिका के ड्रोन हमलों के अंदर पाकिस्तान में 80% अमवात शहरियों की हुई, सिविलियन शहरियों की, जिनका कोई कसूर नहीं था, कोई किसी शादी में बैठा था, कोई बच्चा था, उन लोगों की हुई अमवात। मुझे आज भी याद पड़ता है, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक टेस्टमनी हुई जिसके अंदर अफगानिस्तान से एक छोटी सी बच्ची जिसके घर को ड्रोन हमलों में मस्मार कर दिया गया था, वो असाइलम क्लेम करके चली गई। और अमेरिकी कांग्रेस जब हियरिंग्स कर रही थी तो उसको बुलाया गया अमेरिकी कांग्रेस के अंदर उसको बुलाया गया गवाही देने के लिए कि आप बताइए कैसा होता था। उनके घर एक शादी हो रही थी, उसके ऊपर बमबारी की गई और शादी में मौजूद तमाम मेहमान मर गए। क्या वहां पे कोई शरपसंद अनासिर मौजूद थे कि नहीं, मुझे नहीं पता। मगर उस बच्ची ने कहा कि मुझे आसमान को देखने से डर लगता है, क्योंकि जब भी आसमान की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मर जाएगा मेरे आसपास। इन हमलों की इन लोगों ने हमायत की। ये नीच, ये गिरावट एनएसएफ की तबकाती सियासत में आ गई। तो हम अब कहां खड़े? हमने बात की कि इस कन्वेंशन का मकसद, जहां नजरियाती और इनकलाबी अहया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कंटिन्यूटी और रप्चर करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी यानी कि माजी की इनकलाबी असास और तारीखी जद्दोजहद का तसलसल बनने जा रहे हैं, और रप्चर यानी कि माजी की गलतियों से शऊरी तौर पर अलहदगी। जिन गलतियों से हम शऊरी तौर पर अलहदगी कर रहे हैं उनका तो मैंने खुलासा आपको दे दिया। वो सोच, वो फरसूदा हाल कॉमरेड्स, वो लोग, वो मुतशद्दिद सियासत, उससे तो हम दूर भाग रहे हैं। मगर हम जा किस तरफ रहे हैं? ये तसलसल किस चीज का है आखिर? आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर एनएसएफ की एक कन्वेंशन की है 60 की दिहाई से। ये हमारे पुराने साबिक लीडर डॉक्टर रशीद हसन खान बीच में खड़े नारा लगा रहे हैं। हम इनकी फिक्र पे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म। क्यों हम मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म पे खड़े हैं, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। वही दुनिया जिसके अंदर जब मगरिब के अंदर सोवियत यूनियन के निजाम के बाद मगरिब भर की कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा कि जी इनकलाबी रवायात खत्म हो गई, सोशलिज्म का नजरिया फेल हो गया, अब इनकलाबी जद्दोजहद की नहीं जा सकती। आप यकीन मानेंगे कि उसी वक्त, आप ये डेट्स देखेंगे, मैं आपको गिनवाता हूं अभी, उसी वक्त, उन्हीं दिनों में, उन्हीं सालों के अंदर आलमी जनूब के मुल्कों जिसमें इंडिया, फिलिपाइन, नेपाल, लातीनी अमेरिका, वस्ती अमेरिका, अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं, वहां पे इनकलाबी जद्दोजहदें तेज हो रही थी। इन्हीं जारी इनकलाबी तबकाती जद्दोजहदों की वजह से बहुत सारी इनकलाबी मुहिमों ने इकट्ठे होकर 1989 के अंदर रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि रिम बनाई। रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिस्ट मूवमेंट ने अपना तज्जिया किया और उसने देखा कि किस तरह से पेरू के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पेरू, लैटिनी अमेरिका के अंदर, नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, इंडिया के अंदर जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हमारी मेन स्ट्रीम बाएं बाजू की जमातों की तरह लिबरल हो चुके थे, इलेक्शन की सियासत कर रहे थे और बल्कि हुकूमत में आके अपने ही कॉमरेड्स की जानें ले रहे थे। जहां वही चाइना जिसके अंदर माओ इनकलाब लाया था, डेंग झाओपिंग की हुकूमत के बाद बिल्कुल रिविजनिस्ट और लिबरल सोच पे चला गया और उसने उन्हीं कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन लीडर्स को मारना शुरू कर दिया जो अपनी हुकूमत की जंग लड़ रहे थे। उस सब के दौरान यहां पे कुछ कॉमरेड्स मौजूद थे जिनको इन लिबरल्स के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता था, जिनकी जद्दोजहदें जारी थी और तेज हो रही थी। इसी वजह से 1993 के अंदर ऐलान किया गया रिम की तरफ से कि इनकलाबी थ्योरी और तबकाती जद्दोजहद की थ्योरी और फलसफा अब एक नए फेज में दाखिल हो चुका है। यह अपने एक हायर स्टेज पे चला गया है, एक बड़े स्टेज पे चला गया है। यानी कि वो फलसफा जो मार्क्स ने शुरू किया था,
लेनिन ने सोवियत यूनियन के इनकलाब के बाद बढ़ाया था, और माओ ने चीन में चाइना के इनकलाब के बाद उसके अंदर नीम आबादियाती, नीम जागीरदाराना और नीम सरमायादाराना मुल्कों से मुतालिक इजाफा किया था, यानी कि आलमी जनूब के ममालिक के लिए खास तौर पे उस फलसफे को खुल के मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म के तौर पे अनाउंस किया, यानी कि माओ से तंग फिक्र को इनकलाबी सियासत का एक नया रूप दिया और कहा कि अब हम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म के रूप में खड़े हैं। हमारा मानना है कि ये आज तक का सबसे जदीद इनकलाबी नजरिया है, मगर यहां पे बात रुक नहीं जाती। हम डॉगमेटिक नहीं है, हम इन लोगों को पूछते नहीं है। हमारा मानना है कि इन्होंने तबकाती जद्दोजहद में मजदूर और किसान तबके की जीत की बहुत सी स्ट्रैटेजियां बनाई, और हम पाकिस्तान में इसी तजिए को यूज करके अपने हकायक के अंदर अपना तजिया करके, जिसकी शुरुआत हमने इस कन्वेंशन से की है, हम यहां की इनकलाबी थ्योरी बनाएंगे, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की बुनियादों पर उसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक मिसाल हमें मिलती है 1995 से लेकर 2005 के दौरान, उसी खित्ते में साउथ एशिया में, जहां पे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जो वहीं से निकली थी, और कुछ पार्टियां, उनके कुछ कॉमरेड एक हंस रहे हैं मेरे पे, तो वो कह रहे थे कि इनकलाबी रवायत खत्म हो गई। तो उसी दौरान 2005 में नेपाल में इनकलाब आ जाता है। नेपाल में इनकलाब कौन लाता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट पार्टी। 2004 के अंदर इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टियां जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर इनकलाबी जद्दोजहद में सरगर्म थी, वो इकट्ठी होती हैं और मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का आगाज करती है। आप यकीन मानेंगे कि इंडिया वो जो दुनिया के दूसरा, अब तो सबसे पहला आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, मईशत के लिहाज से दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में आता है, छठी बड़ी फौज है दुनिया की। उस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को 2008 में कहना पड़ा कि हमारे मुल्क की सालमियत को सबसे बड़ा खतरा ये माओइस्ट कॉमरेड है। इसी वजह से 2009 के अंदर ऑपरेशन ग्रीन हंट का इनकाद होता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान, जो आज भी जारी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के हमारे कॉमरेड्स के 2000 से ज्यादा साथियों को मार दिया जाता है। लेकिन उनकी शहादतों के बावजूद, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट की तहरीक मान थोड़ी सी पड़ी है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपने आप को, अपनी इनकलाबी जद्दोजहद को जारी रखा है। उस ऑपरेशन के मुकाबले में जो आज भी जारी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट की जद्दोजहद भी जारी है, और हमें यकीन है कि जारी जद्दोजहद जल्द ही साजगार हालात के अंदर मजीद पेशरफ्तें करेगी। ये माओइस्ट रुझान तो दुनिया भर के आलमी जनूब में चल रहा था। पाकिस्तानी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म क्या कभी आया? बिल्कुल। बल्कि आप यकीन माने, हैरानकुन बात है आपके लिए कि पाकिस्तान में माओइज्म सबसे बड़ा इनकलाबी रुझान रहा है। पाकिस्तान की कौमी आजादी की जद्दोजहद में माओइज्म का अहम किरदार रहा है। ये तस्वीरें आप देख लें, इन लोगों के नाम देखें। सिंध के अंदर रसूल बख्श फलीजो साहब की तालीमात मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म पर मबनी थी। बलूचिस्तान के अंदर खैर बख्श मरी की तालीमात, कश्मीर के अंदर बैरिस्टर कुर्बान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मजदूर किसान पार्टी की जद्दोजहद और हश्तनगर तहरीक जो 70 और 80 की दिहाई में चली, आप सब उससे वाकिफ हैं, जहां पे किसानों ने अपने हक के लिए जद्दोजहद की खानों और सरमायादारों के खिलाफ, और उनसे छीन के अपनी जमीन वापस ली। पंजाब के अंदर प्रोफेसर्स ग्रुप और बेतहाशा माओइस्ट तलबा तंजीमें, जिनकी तफसीलात आपसे कॉमरेड सारंग अगले सेक्शन में शेयर करेंगे, जन्म लिया, जो तमाम की तमाम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म पे खड़ी थी। मगर फिर सवाल एक उभरता है, आपका पूछना भी जायज है, कि बाकी मुल्कों की तरह, मैंने नेपाल की, इंडिया की एग्जांपल दी, फिलिपीन की एग्जांपल बहुत अहम है, जहां पे आज भी जारी जद्दोजहद है, और हमारे वहां पे रेवोल्यूशनरी इनकलाबी कॉमरेड्स ने फिलिपीन की रुजत पसंद, आमराना और साम्राज्य पसंद हुकूमत के खिलाफ अपनी एक मुतबादिल हुकूमत खड़ी हुई है, रेवोल्यूशनरी हुकूमत के नाम से, जिनके पास बहुत बड़े इलाके का कब्जा है। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर मुल्की सतह पर माओइस्ट रुझानात जो थे, वो इनकलाबी पार्टी की शक्ल क्यों नहीं ले सके? एक इनकलाबी रुझान क्यों नहीं बन सका? तो उसकी वजह यह है कि यह हमारी गलती है। यहां पे हम ये कौमी आजादी की तहरीकों को जोड़ के तबकाती जद्दोजहद की लाइन के ऊपर मुल्की सतह पर तमाम माओइस्ट धड़ों को जोड़ के एक इनकलाबी हिकमत अमली में ना बदल सके, वो काविश करना अब हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही हमारे इस सेक्शन का इख्तिताम होता है। इस सेक्शन के अंदर हम आज किस तसलसल की बात कर रहे हैं, उसका खुलासा मैंने आपको दिया।
ब्रेक अगला हिस्सा हाँ मैं बात करता हूं। जी कॉमरेड, अब थोड़ी ब्रेक लेते हैं। कॉमरेड अजीम आपसे बात। हाँ, असल में जो अगला हिस्सा है बहुत दिलचस्प है कि इसमें अब हम तमाम पाकिस्तान की जो तलबा तंजीमें हैं उनको इन दोस्तों ने तकसीम किया है कि जो एक अभी तक इन्होंने एक नजरियाती तफरीक बताई है कि प्रो मास्को और प्रो या माओ नवाज तंजीमें, तो तलबा तंजीमों को इस तरह डिवाइड करके हम आपको दिखाएंगे ताकि हमें अपनी तलबा सियासत की तारीख का पता चले। इसके अलावा जो सबसे अहम पार्ट है जो कॉमरेड सारंग हमारे साथ शेयर करेंगे वो ये कि हम देखेंगे कि हमारी जो कौम पसंद तलबा तंजीमें थी उनकी तारीख कितनी शानदार है और उनकी जदोजहद कितनी है और किस तरह वो हमारे फितरी इत्तेहादी हैं। तो इन सब को हम सीखेंगे और ये इजलास इस तरीके से जारी। तो चाय की ब्रेक है, आप चाय पिए, जुमे की ब्रेक करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही लंच आएगा हम लंच की ब्रेक भी करेंगे और हम ठीक 1 घंटे बाद या हम कम कर लेते हैं, नहीं जुमा भी पढ़ना होगा, चले आधे घंटे की ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम दोबारा सेशन शुरू करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कॉमरेड्स।